नमस्कार, मैं KRS बघेल आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष आप सफलता के नए कीर्तिमान बनाएं और आपने जिस भी परीक्षा को अपना लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य की प्राप्ति हो। बशर्ते हमें दिन रात मेहनत करनी है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहने देनी है, क्योंकि मेहनत ही वह सफलता की कुंजी है जिससे हम किसी भी दूर कार्य को आसानी से कर सकते हैं। असफलता जाड़ा गर्मी की तरह है। जिस तरह किसी वर्ष ज़्यादा जाड़ा पड़ा तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि गर्मी नहीं पड़ेगी, गर्मी अवश्य पड़ती है। उसी तरह असफलता अगर हमें मिली है तो हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। सफलता और असफलता एक क्रम है जो अल्टरनेट आता रहता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा पक्ष कौन सा पक्ष ज़्यादा हमने जिस पर फोकस किया। हम सफलता की ओर ज़्यादा फोकस करेंगे तो असफलता ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। तो इसी बात को हमें इस नए वर्ष में लेना है। हमें लगातार मेहनत करनी है और इस वर्ष ही हमारा आखिरी होना चाहिए। कोई भी लक्ष्य हो, चाहे परीक्षा का हो, चाहे किसी बिजनेस का हो, चाहे ज़िंदगी का कोई लक्ष्य हो, और इसे इस वर्ष ही हमें पूर्णतया प्राप्त करना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा MP के भूगोल की यह चौथी क्लास है और इससे पहले हमने नदी के भाग 1 को देखा है। आज बची हुई नदियाँ देखेंगे। हमने चंबल और नर्मदा नदी पर चर्चा कर ली है। अब हम देखेंगे बाकी बची हुई नदियाँ। तो देख रहे हैं आप, चंबल हमने देख लिया है। सिंध नदी हमने अपना फोकस पॉइंट वही रखा है जैसा पिछली कक्षा में रखा था। नदी उद्गम, उसकी सहायक नदी, बांध परियोजना, प्रपात झरने। हमने इसको एक टेबल के फॉर्म में बना दिया है। टेबल के फॉर्म में बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जल्दी हमको अगर रिवीजन करना होता है तो एक जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो वो रिवीजन करने में बहुत दुरूह होता है, मतलब बहुत कठिन होता है और जल्दी स्मृति में भी रिमेंबर भी नहीं होता है। तो इसलिए हमने इसको टेबल फॉर्म में बना दिया है। आप भी हमारे साथ लिखते चलें और टेबल फॉर्म में रहने से एक जगह पर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं जिससे अगर भविष्य में उससे कोई प्रश्न बनता है तो आप आसानी से कर सकेंगे। सिंध नदी, इसका उद्गम विदिशा है। ये विंध्य पर्वत से निकलती है और इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद बेतवा नदी, ये देख रहे हैं, ये भी विंध्य पर्वत से निकल रही है। यह रायसेन से निकलती है, रायसेन, और हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं बीना, धसान, हलाली। और उसके बाद देखेंगे कि इस पर कौन सी परियोजना है या बांध है महत्वपूर्ण। तो बेतवा नदी पर हलाली परियोजना है। हलाली परियोजना बेतवा नदी पर है और इस पर जो जलाशय है, अक्सर देखा गया है कि नदी पर उपस्थित बांध से भी प्रश्न बनते हैं और उस जलाशय का अगर कोई नाम होता है स्पेसिफिक किसी महापुरुष के ऊपर तो वो भी पूछा जाता है। तो हलाली परियोजना पर जो सागर है, जो जलाशय, कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, वह अशोक सागर जलाशय है, अशोक सागर। और बेतवा नदी पर दूसरा महत्वपूर्ण बांध है राजघाट बांध और माता टीला बांध। माता टीला, ये राजघाट और माता टीला, ये बेतवा नदी पर बनाया गया है और इस पर स्थित जो जलाशय है वो लक्ष्मीबाई सागर है, लक्ष्मीबाई सागर। अब हमारी है अगली नदी है केन। केन नदी निकलती है विंध्य पर्वत से और यह बांदा के पास यमुना नदी आप देख रहे हैं, यमुना की सहायक नदी है, विंध्य से निकलती है केन नदी और बांदा के पास यमुना में मिल जाती है। इसका उद्गम है विंध्य पर्वत। इसकी सहायक नदी उर्मिल है, केन नदी की सहायक नदी उर्मिल है। उर्मिल पर जो प्रपात है वह पांडव प्रपात है, पांडव प्रपात। और यह पन्ना, MP के पन्ना में स्थित है। पांडव प्रपात पूछा गया है व्यापम में भी और MP PCS में भी। पांडव प्रपात पन्ना में है। उसके बाद इस पर जो परियोजना है उर्मिल परियोजना है, उर्मिल परियोजना। केन नदी पर उर्मिल परियोजना, केन नदी की सहायक नदी उर्मिल है, उस पर उर्मिल परियोजना है। उर्मिल परियोजना UP और MP की संयुक्त परियोजना है। उसके पहले हम माफ़ी चाहता हूँ, उसके पहले ये देख लीजिए कि राजघाट और माता टीला बांध जो है UP और MP की संयुक्त परियोजना है। ये भी UP और MP की संयुक्त परियोजना है। राजघाट परियोजना और माता टीला है, यह UP और MP की, इसको नोट डाउन करते चलिए, संयुक्त परियोजना है। और अब
केन की सहायक नदी उर्मिल है, उस पर उर्मिल परियोजना है, और यह भी यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। कभी कभी परियोजना पूछ लिया जाता है, उससे संबंधित सागर पूछ लिया जाता है, और जिन दो राज्यों का कोलाबोरेशन होता है, मतलब कि संयुक्त प्रयास होता है, उसको भी पूछा जाता है। तो उर्मिल परियोजना यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। उसी तरह राजघाट परियोजना यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। अब हमारी नदी है टोंस। टोंस नदी ये देख रहे हैं, यह कैमूर पर्वत श्रेणी से निकल रही है और सिरसा प्रयागराज से थोड़ा आगे पड़ता है, वहाँ पर यह गंगा की सहायक नदी है, गंगा में मिलती है। ये देख रहे हैं आप गंगा, टोंस नदी गंगा से मिलती है। तो टोंस नदी कैमूर पर्वत में सतना से निकलती है, सतना। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बेलन है, बीहड़ है और महाना है। टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदी बेलन है, बीहड़ है और महाना है। इस पर देख लेंगे प्रमुख प्रपात। तो चचाई प्रपात है, यह बीहड़ नदी पर है, यह जो है टोंस नदी की सहायक नदी है और रीवा में स्थित है। और चचाई प्रपात की एक प्रमुख विशेषता है कि एमपी का सबसे ऊंचा प्रपात है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एमपी का हाईएस्ट प्रपात है ये, एमपी का हाईएस्ट प्रपात अगर पूछेगा तो चचाई प्रपात है, हाईएस्ट प्रपात ऑफ मध्य प्रदेश। चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर है और यह रीवा में स्थित है। और केवटी प्रपात अगर पूछेगा तो यह टोंस नदी की सहायक नदी महाना में है, महाना पर स्थित है और यह भी रीवा में स्थित है। केवटी प्रपात, चचाई प्रपात, बीहड़ नदी, रीवा, केवटी प्रपात, महाना नदी, रीवा। अब हमारी नदी है अगली सोन नदी। सोन नदी आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह मैकाल पर्वत से निकलती है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक, और यह पटना के निकट, ये कैमूर पर्वत श्रेणी की दिशा को अनुसरण करते हुए या आगे पूर्व की ओर मुड़ती है, देख रहे हैं आप, ये इधर उत्तर की ओर गई, उसके बाद ये कैमूर पर्वत की दिशा का अनुसरण करके पूर्व की ओर गई है और पटना में यह गंगा नदी से मिलती है। ये तो सोन नदी है, पटना में गंगा से मिलती है। इसका हम देखेंगे, सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है जोहिला, रिहंद और गोपत। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी जोहिला है, रिहंद है और गोपत है। हम देख लेंगे कि इसकी प्रमुख परियोजना कौन सी है। बाण सागर परियोजना है। बाण सागर परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाण सागर परियोजना एमपी की है, यूपी की है और बिहार की है। ये बिहार की, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे समझिए, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक एमपी में है, तो एमपी की स्वाभाविक है कि एमपी भी उसमें शामिल होगा। फिर यह यूपी में भी गुजरती है सोन नदी, और रिहंद नदी इसकी सहायक नदी है जो कि यूपी में है, सोनभद्र में, तो ये यूपी भी इसमें शामिल होगा। और फिर यह पटना में जाकर गंगा में मिलती है, मतलब बिहार में भी इसका कुछ हिस्सा है। तो वह कल हमने देखा था कि नदी द्रोणी, मतलब नदी द्रोणी होता है, नदी एक जो बड़ी नदी है वो और उसकी सहायक नदी के द्वारा अपवाहित क्षेत्र रिवर बेसिन या नदी द्रोणी कहलाता है। तो जो सोन नदी का रिवर बेसिन है, नदी द्रोणी है, वो एमपी में भी है, यूपी में भी है और बिहार में है। तो इसको याद करने से अच्छा है कि समझ लीजिए कि यूपी, एमपी और बिहार की यह संयुक्त परियोजना है। तो बाण सागर परियोजना पूछेगा तो यूपी, एमपी, बिहार की संयुक्त परियोजना है। और ये भी कभी पूछ सकता है, शहडोल में स्थित है, ये बाण सागर परियोजना का जो मुख्यालय है शहडोल में स्थित है। अब हम देखेंगे तवा नदी। तवा नदी महादेव पर्वत से निकलती है और ये उत्तर की ओर जाकर नर्मदा नदी से मिल जाती है। इसका उद्गम कालीभीत पहाड़ी है या महादेव पहाड़ी है। ये महादेव जो पर्वत है उसका जो एक हिस्सा है कालीभीत पहाड़ी, और यह तवा नदी का उद्गम है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है तवा की, यह देनवा और मालिनी। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, यह किसी सागर वगैरह में नहीं मिलती है, यह नर्मदा में मिलती है। देख रहे हैं आप, इसको ध्यान से देखिए, महादेव पर्वत से निकली है और ये नर्मदा में मिल गई, और नर्मदा जो है खंबात की खाड़ी में मिलती है। तो तवा नदी की प्रमुख सहायक नदी ये देनवा है और मालिनी। देनवा और मालिनी तवा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इस पर स्थित परियोजना है तवा बांध। तवा बांध जो है तवा नदी पर स्थित है, और इसकी एक विशेषता है तवा बांध की, एमपी का लॉन्गेस्ट बांध है, एमपी का लॉन्गेस्ट बांध है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि एमपी का लॉन्गेस्ट बांध कौन सा है, तो वह तवा बांध है जो कि तवा नदी पर स्थित है, और यह होशंगाबाद में है,
होशंगाबाद को होशंगाबाद का एक नया नाम किया गया है, नामकरण है, वो नर्मदापुरम कहते हैं। तो यह होशंगाबाद या नर्मदापुरम में स्थित है, नर्मदापुरम में स्थित है। तो तवा बांध जो है एमपी का लॉन्गेस्ट बांध है और यह होशंगाबाद में स्थित है, यह तवा नदी पर है। अब हमारी अगली नदी है तापी नदी। यह भी महादेव पहाड़ी से निकलती है, महादेव पर्वत से। और मुल्ताई चोटी, महादेव पर्वत की जैसे कालीभीत उसका एक हिस्सा है, उसी तरह मुल्ताई चोटी है जो बैतूल में है। मुल्ताई बैतूल ज़िले में है। यह तापी नदी का उद्गम है। तापी नदी इसका उद्गम है महादेव पर्वत की मुल्ताई चोटी, बैतूल ज़िले में। इसकी प्रमुख और यह जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी, जो तापी नदी है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पूर्णा है, गिरना है और बोरी। बोरी को ध्यान में रखिएगा, यह एग्ज़ाम में पूछा गया है, अदर स्टेट के एग्ज़ाम में और एमपी में पूछा जा सकता है। तो बोरी ध्यान में रखिएगा, गिरना और पूर्णा, यह तापी नदी की सहायक नदियाँ। अब हमारा ये हो गया। अब हम देखेंगे कुछ बची हुई नदियाँ। महादेव पर्वत से निकलने वाली 3 प्रमुख बची हुई नदियाँ हैं। एक कान्हन नदी है, ये महादेव के दक्षिण हिस्से से निकलती है। पेंच है और वेनगंगा है, ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं। इसको हम समझ लेते हैं। कान्हन, पहले पेंच नदी देखेंगे। ये पेंच नदी जो है कान्हन नदी की सहायक नदी है। पेंच नदी का उद्गम महादेव पर्वत है, यह निकलती है। और कान्हन नदी का उद्गम भी महादेव पर्वत है और यह पेंच नदी कान्हन नदी में मिल जाती है। ये देख रहे हैं, ये पेंच नदी है, ये कान्हन नदी में मिल गई। अब पेंच और कान्हन का संगम हो गया, तो ये दोनों जब मिल जाती हैं तो ये वेनगंगा भी महादेव पर्वत से निकल रही है, देख रहे हैं आप वेनगंगा, और यह वेनगंगा में मिल जाती है। पहले पेंच निकलती है, वो कान्हन नदी में मिलती है, फिर पेंच और कान्हन की संयुक्त धारा वेनगंगा में मिलती है। तो वेनगंगा जो ये तीनों नदियाँ जो है महादेव पर्वत से निकलती है। वेनगंगा जो है एमपी की एकमात्र नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है और यह गोदावरी की सहायक नदी है। जो वेनगंगा है यह गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। निकलती वेनगंगा एमपी से है, इसमें कान्हा नदी और पेंच नदी मिलती है, और लेकिन यह गोदावरी की सहायक नदी है। तो आप देख रहे हैं एमपी की महादेव पर्वत। अब ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि महादेव पर्वत से किन किन नदियों का उद्गम होता है। तो ये प्रश्न भविष्य में पूछा, एमपी पीसीएस में 2020 में जैसा प्रश्न बना है, इसके लिए हमें आगे भी तैयार रहना होगा अनएक्सपेक्टेड प्रश्नों के लिए। तो एक ये प्रश्न बन सकता है कि महादेव पर्वत से किन किन नदियों का उद्गम है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक तवा नदी निकलती है जो कि नर्मदा नदी की सहायक है, ये उत्तर से निकलती है। पश्चिम से तापी नदी निकलती है महादेव पर्वत से। उसके बाद 3 नदियाँ और निकलती हैं दक्षिण से, कानन नदी, पेंच नदी और वेनगंगा। मतलब महादेव पर्वत श्रेणी से 5 नदियाँ निकलती हैं। तवा नदी निकलती है, तापी नदी निकलती है जिसको ताप्ती भी बोलते हैं, कान्हन नदी निकलती है, पेंच नदी निकलती है और वेनगंगा नदी निकलती है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि एमपी की प्रमुख नदियाँ क्या हैं और हेड वाइज देखा है, उसका उद्गम कहाँ है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उसकी प्रमुख बांध और परियोजना कौन से हैं, उस पर उपस्थित प्रपात और झरने कौन से हैं। अभी तक इतना संपूर्ण। अब आपको इस 2 वीडियो को देखने के बाद नदी से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो हमें आशा है कि अब सारे प्रश्न कर लेंगे, इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछा जा सकता। अब हमने इसी नदी के चैप्टर में कुछ अलग से कुछ प्रश्न बनाए हैं जो कि उसको भी आप अभी कर लेंगे, और तो आपका नदी का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और पूरा चैप्टर उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कठिन प्रश्न हो या आसान प्रश्न हो आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ नदी से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आ सकते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है कि एमपी की सबसे लंबी नदी। तो एमपी की, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एमपी की सबसे लंबी नदी अगर ये कोई पूछेगा तो इसका आंसर होगा नर्मदा। ठीक है, एमपी की जो सबसे लंबी नदी है नर्मदा। और इसका एक और पॉइंट जान लीजिए, ये भारत की फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है, 5th लॉन्गेस्ट। और इसकी विशेषता है एमपी में यह 1077 किलोमीटर बहती है।
और भारत में इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। तो एमपी की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। इसकी नर्मदा नदी की एमपी में लंबाई 1077 किलोमीटर है और भारत में अगर इसकी लंबाई पूछे तो ये 1312 किलोमीटर है। और अगर ये कोई पूछे कि नर्मदा नदी किन 3 राज्यों से बहती है, तो नर्मदा नदी एमपी से, गुजरात से और महाराष्ट्र से होकर बहती है। तो ये 3 राज्य आप याद रखेंगे। तो नर्मदा नदी संपूर्ण लंबाई 1312, एमपी में 1077, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र से बहती है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी लंबी और एमपी की सबसे बड़ी लंबी नदी है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आप देखिए, अध्यारोपित कौन सी नदियां हैं एमपी की जो अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण है? तो अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण चंबल और सोन है। चंबल नदी और सोन नदी अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि अध्यारोपित कोई नदी होती है वो ढाल का अनुसरण करती है, जिस तरफ ढाल होगा नदी उधर ही और गमन करेगी। लेकिन अध्यारोपित अपवाह का अर्थ है कि कोई नदी अपने ढाल का अनुसरण किए बगैर ही अपना रास्ता बनाती है। तो जो चंबल नदी है इसका ढाल का अनुसरण नहीं कर रही है और ये उत्तर की ओर बह रही है, तो यह यमुना की सहायक नदी है। तो एक अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण चंबल नदी हो गया। उसी तरह जो सोन नदी है ये ढाल इधर की तरफ है लेकिन यह उत्तर की ओर बह रही है, तो यह भी अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण है। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एमपी की कौन सी 2 नदियाँ अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण है? तो चंबल और सोन। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ, कौन सी नदी एमपी की भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है, इसको नोट डाउन करते रहिए हमारे साथ। एमपी की 2 नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। आपने देखा कि भ्रंश घाटी में सतपुड़ा एक भ्रंशोद पर्वत या ब्लॉक पर्वत है और उसके उत्तर की ओर नर्मदा नदी है जो सतपुड़ा के भ्रंश घाटी में बहती है, और दक्षिण की तरफ ताप्ती नदी है जो सतपुड़ा के भ्रंश घाटी में बहती है। अगर ये कोई पूछे कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो नर्मदा, ताप्ती प्लस दामोदर आप कर देंगे तो भारत में ये 3 नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। और एमपी की भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती। अब हमारा अगला प्रश्न है, एमपी की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो एमपी की गंगा जो है बेतवा नदी को कहते हैं। एमपी की गंगा बेतवा नदी है, ठीक है। और अगर ये पूछे कि मालवा की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो मालवा की गंगा, ये एमपी की गंगा हो गई बेतवा, मालवा की गंगा है क्षिप्रा नदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एमपी की गंगा अगर पूछेगा तो बेतवा नदी है। गंगा का अर्थ यहाँ ये नहीं हो रहा है कि गंगा नदी, गंगा का अर्थ होता है पवित्रता। तो एमपी की अगर सबसे पवित्र नदी की कोई बात चर्चा की जाती है तो वो बेतवा है। और मालवा पठार की अगर पवित्र नदी अगर गंगा कहा जाए, उपनाम दिया जाए गंगा या पवित्र नदी को, तो वो क्षिप्रा नदी है। अब हमारा एक और अंतिम प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि डचेस प्रपात, अप्सरा प्रपात और अप्सरा प्रपात ये कहाँ पर स्थित है? तो ये डचेस प्रपात, अप्सरा प्रपात पंचमढ़ी में स्थित है, पंचमढ़ी में। डचेस प्रपात और अप्सरा प्रपात पंचमढ़ी में स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है महादेव पर्वत पर स्थित है, ठीक है। और पंचमढ़ी में ही एमपी का ये हिल स्टेशन है, मतलब यह मनोरम स्थल है। तो पंचमढ़ी जो है मनोरम स्थल है और यहीं पर डचेस प्रपात, अप्सरा प्रपात, और यह महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और महादेव प्रपात पहाड़ी पर ही एमपी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है।
तो कुछ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महादेव पर्वत पर धूपगढ़ स्थित है, एमपी की हाईएस्ट चोटी है ये। और महादेव पर्वत की पंचमढ़ी पर डचेस प्रपात और अप्सरा प्रपात है। तो आप लोगों ने देखा कुछ एमपी से की नदियों से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न जो अभी तक नहीं आए हैं लेकिन आगे पूछे जा सकते हैं। 2020 के प्रश्न को देखते हुए ये कुछ हम सेलेक्टिव प्रश्नों को हमने आपको दिखाया, इसको तैयार कर लीजिएगा ताकि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो आज ही हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एमपी की मृदा और वनस्पति। और नव वर्ष की आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस वर्ष अपने जो मंजिल है, आपका जो लक्ष्य है उसको भेद दें और इस वर्ष ही आपको अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।